पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि पूरे के पूरे हाउस को दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। फॉर एग्जांपल, हाउस अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डिबेट्स को, अपने प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकता है। इनफैक्ट हाउस अगर चाहे तो किसी और को प्रोहिबिट भी कर सकता है। हाउस अपने सीक्रेट सिटिंग से स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकता है। हाउस कैसे चलेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का राइट भी किसका है, हाउस का है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए हाउस अपने मेंबर्स को और आउटसाइडर्स को पनिश कर सकता है। हाउस का कोई मेंबर अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, या किसी केस में कन्विक्शन हो गया है, इम्प्रिजनमेंट हो गया है, या किसी मेंबर को रिलीज कर दिया गया है, तो उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हाउस को दी जाएगी। हाउस कोई इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकता है। इनफैक्ट अपन ने ये भी देखा था कि कोर्ट हाउस के प्रोसीडिंग्स और उसकी कमेटीज़ के कामकाज को इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। किसी भी इंसान को हाउस के प्रीमिसेस से अगर अरेस्ट करना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये थे कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इसके अलावा अपन ने बात की थी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के बारे में, और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में अपन ने तीन चीज़ देखी थी। एक तो ये कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तब, और सेशन के शुरू होने से 40 दिन पहले तक, और सेशन के ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी मेंबर को सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मेंबर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई भी मेंबर फ्लोर पे हाउस में क्या कहता है, किसको वोट देता है, किसको वोट नहीं देता है, उसके लिए उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और फाइनली मेंबर्स को जूरी सर्विसेज से एग्जेम्पशन है। जब पार्लियामेंट सेशन में है तब कोई भी मेंबर कोर्ट में विटनेस के तरीके से पेश होने से मना कर सकता है, कोई एविडेंस देने से मना कर सकता है, और ये सारे प्रिविलेजेस पे अपन ने इससे पिछले सेशन में बात की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है। मतलब ब्रिटेन में जो सबसे सुपीरियर पावर है, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सबसे पावरफुल बॉडी है, वो है वहाँ का पार्लियामेंट। इनफैक्ट ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पार्लियामेंट जो करना चाहे वो कर सकता है। इनफैक्ट एवी डाइसी, इनका नाम कई बार सुना है अपन ने, ये बड़े फेमस ब्रिटिश जूरिस्ट हैं। ये कहते हैं कि ब्रिटेन में सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के तीन इंप्लीकेशंस हैं, तीन मतलब हैं। पहला, द पार्लियामेंट कैन मेक, अमेंड, सब्सटीट्यूट और रिपील एनी लॉ। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, किसी भी लॉ को सब्सटीट्यूट कर सकता है, चेंज कर सकता है, किसी भी लॉ को पूरी तरीके से रिपील कर सकता है। इतना पावरफुल है। इंडिया में भी इंडियन पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट की पावर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जैसे आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जुडिशरी के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो इंडियन पार्लियामेंट के पास में अमेंड करने की, चेंज करने की, रिपील करने की पावर तो है, लेकिन इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, द पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाय द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉज। ब्रिटिश का पार्लियामेंट जैसे ऑर्डिनरी लॉज को बनाता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बना सकता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। हमारे पार्लियामेंट को अगर ऑर्डिनरी लॉज बनाने तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में हो जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बारी आएगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाने की बारी आएगी, तो बड़ा रिजिड सा प्रोसीजर है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अपन ने पढ़ा हुआ है। और कुछ तो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल इन नेचर होते हैं, उनको अगर अमेंड करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट भी चाहिए। तीसरा, द पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देयर इज नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम है ही नहीं। ब्रिटिश के कोर्ट्स किसी भी लॉ को जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बनाया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इनफैक्ट अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कोई कानून इनकंसिस्टेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसको जुडिशियली रिव्यू करके वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, खारिज डिक्लेयर कर सकती है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देख लेते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की सोवरेनिटी में क्या डिफरेंस है। बात अगर की जाए नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ बहुत डिटेल में इलेबोरेट तरीके से लिखा हुआ है। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है।
वहाँ कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ चीज़ें कन्वेंशन के तौर पे चली आ रही हैं, कुछ चीज़ों के लिए लॉज बना दिए गए, कुछ चीज़ें जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू चली आ रही हैं। तो वहाँ पे कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे रिटन सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। बात अगर की जाए सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसने पावर्स को सेपरेट किया है बिटवीन दी 3 ऑर्गन्स। कुछ पावर्स दी गई है एग्जीक्यूटिव को, कुछ पावर्स दी गई है लेजिस्लेचर को, कुछ पावर्स दी गई जुडिशरी को। तीनों ऑर्गन्स को बता दिया गया है कि आपकी लिमिटेशन क्या है, किस दायरे में रह के आपको काम करना है। और इन पावर्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। ब्रिटेन में कोई फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं। वहां पे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो करना चाहे वो कर लेता है, पार्लियामेंट पर कोई रोक टोक नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करने की बात करें तो देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक बड़ा बैलेंस्ड मिक्स है कि जो चीज़ें इजीली, जो लेस इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है। लेकिन जो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहद रिजिड है। अपन ने पढ़ा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, अगर डीपीएसपीज को अमेंड करना है तो चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, और अगर फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट भी चाहिए। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन एक तो अनरिटन है, तो बेहद ही फ्लेक्सिबल है, मतलब सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी के साथ में हो जाती हैं। ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में वहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, वहाँ सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी के साथ में कर देता है पार्लियामेंट, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके अलावा फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी स्टेट एस्टेब्लिश करता है। बेसिकली वहाँ पे पावर सेंट्रलाइज्ड है, सारी पावर वेस्टमिनिस्टर के पास में, या ये कहें कि सारी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का डिवीजन किया है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, डिवाइड की गई है पावर्स। 3 लिस्ट अपन ने पढ़ी हुई हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की पावर किसकी? यूनियन की, पार्लियामेंट की। एक होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की पावर किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर्स की। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट और स्टेट्स दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का। अच्छा, एक चीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन से 5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं जब पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की। अपन ने पढ़ा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करके वॉइड डिक्लेयर कर देगी, खारिज डिक्लेयर कर देगी। और ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ फर्मली स्टेब्लिश्ड इन दी केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी गई। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेशन में उसको वाइड डिक्लेयर किया जाए, उसको खारिज डिक्लेयर किया जाए। अगर बात की जाए ब्रिटिश के पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम है ही नहीं। वहाँ पे पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उस लॉ के हिसाब से कोर्ट्स ऑपरेट करेंगे। कोर्ट उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक नहीं करेंगे, लीगैलिटी को चेक नहीं करेंगे, लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लॉ जो बना दिया गया उसके अकॉर्डिंग कोर्ट्स ऑपरेट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, वहां तो ब्रिटेन में तो जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है ये वेल स्टेब्लिश्ड है। हालांकि ये अपने को पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जुडिशरी ने हिस्सा बनाया। केशवानंद भारती केस में इसकी फाउंडेशन रखी गई, लेकिन आज की डेट में ये बड़ा वेल स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है हमारे सिस्टम का। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पूरा डिटेल में लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, मतलब अगर वायलेशन हो तो सीधे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। आर्टिकल 13 कहता ही है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेशन में, उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, उसको खारिज डिक्लेयर किया जाएगा। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मतलब कोडिफिकेशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, अपने को पता ही है। तो फंडामेंटल राइट्स का कोई एक जगह पे कोडिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स या राइट्स मिलते नहीं है। राइट्स मिलते हैं बिकॉज वहां का जो सिस्टम है वो रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे ऑपरेट करता है।
वहाँ सिटीजन्स को मैक्सिमम लिबर्टी दी जाती है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए। और रूल ऑफ लॉ के बारे में अपन ने बात की हुई है, ये एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, किसी के पास में आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहा जाता है इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और तीसरा कहा जाता है इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन है? इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद, जानने के बाद अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी इन द सेंस इन विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी। जिस सेंस में जितनी पावर ब्रिटिश के पार्लियामेंट को दी गई है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट के ऊपर तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, जो पार्लियामेंट करना चाहे वो कर सकता है। उस सेंस में हमारा जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 13 कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बना दिया है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो फिर उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है इज सिमिलर टू द अमेरिकन लेजिस्लेचर, इज सिमिलर टू द अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिका में भी जो पावर्स दी गई हैं अमेरिकन लेजिस्लेचर को, उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है। उनकी जुडिशरी तो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है और उनकी जुडिशरी भी लॉज को जुडिशली रिव्यू कर सकती है। तो जैसे अमेरिकन लेजिस्लेचर पे वहाँ थोड़ी लिमिटेशंस हैं, वैसे ही इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसे सोवरेन नहीं है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसे सुप्रीम नहीं है। हाँ, हमारे इंडियन पार्लियामेंट का कंपैरिजन किया जा सकता है अमेरिकन लेजिस्लेचर के साथ में। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते कि ये जो डॉक्ट्राइन है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का, ये किससे रिलेटेड है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे तो सिस्टम ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को सेपरेट किया गया है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ईजी नहीं है, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल है तो कहीं कहीं बेहद रिजिड है, अपन ने पढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसके पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ये जुडिशरी ने कहा हुआ है। और हमारे यहाँ पे एक पूरा कोडिफाइड पार्ट 3 है जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। इन सेंस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपन कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसे सोवरेन नहीं है। हाँ, इंडियन पार्लियामेंट का कंपैरिजन अमेरिकन लेजिस्लेचर से किया जा सकता है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। बधाई हो, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर था। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।